क्लास 7 का SCRT जो बिहार सरकार का सर्व शिक्षा अभियान वाला जो बुक है, उस साइंस चैप्टर का साइंस सब्जेक्ट का पूरा ऑल समरी हम लोग देखेंगे। 1 घंटे से कम का वीडियो नहीं बनेगा। अगर आपको थोड़ा सा अगर टाइम किसी भी चीज़ में देना है तो फ्री हो करके पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ये नहीं कि आधा वीडियो देखे आधा वीडियो नहीं देखे, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितने भी चैप्टर हैं उसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, तभी एग्ज़ाम में अगर आप देने जाते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। क्योंकि आपको जो BPSC का जो सिलेबस जारी किया गया था उसमें साफ लिखा गया था कि जो SCRT है, SCRT का जो सिलेबस है उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपको सिलेबस में बताया गया था, तो ये आपको करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं अध्याय 1 का जल और जीवन। जल और जंगल है, जल और जंगल है, यही पहला चैप्टर है। क्या आपने कभी घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है? मतलब जल के बारे में बता रहा है। तो इसी क्रम में हम लोग जो समरी बनाए हैं तो समरी पे देखेंगे, क्योंकि समरी पे अगर देखेंगे तभी शॉर्ट में आप अच्छे से समझ पाइएगा। और समरी जो बनाया गया है वो पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ करके एक एक जो भी वहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है उसको उठा करके रखा गया। छोटा से छोटा क्वेश्चन और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को समरी में लाया गया है। तो आप समरी को अच्छे से इस पे जो पेज पे लिखा गया है इसको अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपको बुक पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जल और जंगल में बताया गया है कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। या आप डेट को याद रखिए, क्योंकि बुक में आपका दिया गया है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी की कुल जल मात्रा का 0.006% हमारे उपयोगी भूमिगत प्लस झीलों व नदियों का जल है। जल चक्र प्रक्रम क्या होता है? तो जल चक्र प्रक्रम के बारे में समझाया गया है इस चैप्टर में। तो जल चक्र जो है, भौम जल से वाष्प बनता है, वाष्प जो है संघनन होकर के बादल बनाता है, बादल जो है वाष्पोत्सर्जन करके फिर वर्षा के फॉर्म में हमारे धरातल पे पुनः आ जाता है। तो ये जल चक्र का प्रक्रिया है। तो इसको आप कतार से आप याद रख लीजिए। पहले भौम जल, सूर्य की रोशनी पड़ेगा तो वाष्प बनेगा, वाष्प के बाद वो संघनन होगा तो बादल बनाएगा, वाष्पोत्सर्जन बादल का होगा और फिर वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर फिर से वो आ जाएगा। जल तीनों अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। पहला अवस्था ठोस, ये बर्फ के तौर पे देखते हैं। दूसरा अवस्था द्रव, जिसको हम महासागर या झील या नदियों में देखते हैं या भूमिगत जल के तौर पे देखते हैं। और गैस, जो जल वाष्प होता है जिसको वेपर बोलते हैं, उसको हम वायुमंडल के आसपास में भी हम देख सकते हैं। या फिर आप जल को बॉयल कीजिएगा तो बॉयल करने पर आपको जो ऊपर धुएं के जैसा उठता हुआ दिखता है तो जल वाष्प ही कहलाता है। तो ये तीनों अवस्था में रहता है। जल की तीनों अवस्था के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। ये जो तीनों अवस्था है ठोस, द्रव, गैस का, यही तीनों अवस्था के कारण जल चक्रण हमेशा पृथ्वी पर स्थिर बनी रहती है। कृत्रिम रूप से जल चक्र, जल की आपूर्ति की व्यवस्था जलाशयों से की जाती है। सर्वाधिक लोग कुआं, नलकूप व हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। भौम जल का स्तर वर्षा के द्वारा संतुलित होता है। भौम जल का स्तर क्यों ज़्यादा डाउन हो रहा है, गिर रहा है? तो कृषि के वजह से, औद्योगिकरण के वजह से, जनसंख्या वृद्धि के वजह से और वनारोपण के वजह से। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भौम जल के स्तर में गिरावट जो आ रहा है उसका मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो ये चारों में से कोई रहेगा तो दे सकते हैं, और चारों रहेगा तो इनमें से एक से अधिक आप ऑप्शन मार्क करके ई ऑप्शन चुन सकते हैं। अंतःस्यदन संयदन, ये क्या है? वर्षा के जल, नदियाँ झीलों का जल मिट्टी से रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि 1 लोटा पानी अगर आप भूमि पे डालते हैं तो आपको रिस करके अंदर नहीं जाएगा, वो उसका ऊपरी परत से वो क्या हो जाएगा? जलवाष्प बन जाएगा भूमि में जो उष्णता रहता है उसके फलस्वरूप। लेकिन जब वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा होती है, तो उस समय क्या होता है कि भूमि के लेयर में वर्षा का पानी नीचे तक जाता है। अगर देर तक वर्षा होती है तो 1-2 दिन तक वर्षा हो गया,
3 दिन तक लगातार वर्षा हुआ, उस प्रकार की वर्षा भूमि के नीचे वो जल स्तर को गेन करता है, अच्छे से बढ़ा देता है। तो उसे उस प्रक्रिया को अंतःस्यदन कहते हैं, अंतःस्यंदन कहते हैं। अंतःस्यदन के बारे में था इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं। जल भर क्या है, तो जल भर भी देखिए, जल भर के बारे में बताया गया है कि भौम जल के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतें के बीच जल संचित हो जाता है। इन संचित जल जल भर कहलाता है। कहाँ पे, तो मृदा अथवा कठोर चट्टानों के परतों के बीच जल संचित हो जाता है, जल संचित हो जाता है। इन संचित जल को जल भर कहा जाता है। भरा हुआ जल जल भर याद रखिए। तो कहाँ भरेगा जल, तो हमारा कठोर चट्टानों के परतों के ऊपर संचित होगा। जल भर को नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। नलकूप अगर किया जाता है बोरिंग वगैरह, तो इस प्रक्रिया से जल भर ही हमारा ऊपर आता है। अब कुछ यहाँ पे पार्क के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया गया था बुक में, तो हम देखें कि इसको भी समाहित कर लेते हैं। और बात करने दौरान दिया गया था, फिर भी हम उसको लिख लिए हैं ताकि आपको अगर पूछ दे तो आप उसका जगह बता सके। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए संरक्षित है, ये पश्चिम बंगाल में है। बरेला अभ्यारण्य वैशाली में है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। और कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है। ये प्रकार का इस चैप्टर में, पहला चैप्टर में जल और जीवन में दिया गया था। हिमालय के पहाड़ पर चीड़ एवं देवदार चंपारण क्षेत्रों में चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान की वृक्ष प्रायः देखने को मिलते हैं। तो पूछेगा कि चीड़ और देवदार किस जगह पे मिलते हैं, तो हिमालय के पहाड़ी वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। बट वहीं पे अगर बिहार से संबंधित दे देगा जगह, तो आप चंपारण को भी मार करके आगे बढ़ सकते हैं। एक है पौधा, पलाश का पौधा, जो कम पानी को खींच करके भी अपने आप को हरियाली रखता है। तो ये आप याद रखिए, पलाश के पौधा कम पानी में भी उग जाता है, कम पानी में भी वो हरियाली रखे रहता है। जो जीव पौधों को खाते हैं उन्हें अन्य जीव भी खाते हैं। जैसे घास, कीट जो है, घास को कौन खाएगा, तो घास को कीट खाएगा, कीड़े मकोड़े खाएंगे। और कीट को कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा। और मेढक को खाने वाला सांप है, और सांप को खाने वाला गरुड़ या चील है। तो इस प्रकार के जो श्रृंखला बनता है, यही हमारा खाद्य श्रृंखला बनता है। दूसरे तरीका से अगर ऊपर वाला नहीं देगा, तो दूसरा तरीका से देने का संभावना बनता है, उसको भी हम लिख लिए हैं। पहला है घास, घास को हिरन खाएगा, हिरन को बाघ खाएगा। तो ये भी आपका खाद्य श्रृंखला का फॉर्मेशन करता है। अब है ह्यूमस के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो ह्यूमस क्या होता है, तो सड़े गले पत्ते, जीव जंतु से बना आवरण होता है। जैसे पेड़ पौधे के जो सड़े गले अवशेष होते हैं, या घरेलू सड़े गले अवशेष जो जैसे साग सब्जी को फेंके जाते हैं वहाँ से, या जीव जंतु जो मरने के बाद डिके एनिमल हो जाते हैं, वो सबसे सड़े गल जाने की वजह से जो आवरण हमारे पृथ्वी को बनता है, उसको हम ह्यूमस के तौर पे जानते हैं। सूक्ष्म जीव जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं, नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो वैसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। चलिए आइए, अगला है सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इसको अपघटक के तौर पर भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव को अपघटक के तौर पर भी इसका दूसरा नाम कहा जाता है, क्योंकि ये सड़े गले चीज़ों को क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। अपघटन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा ऊष्मा निकलती है। और इससे अपघटन कहने का, सूक्ष्म जीव का अपघटन कहने का प्राय है कि ये वनों को पोषण तत्व भी प्रदान करते हैं सूक्ष्म जीव। तो देखिए कितना आपको टर्म मिल गया सूक्ष्म जीव से रिलेटेड। प्रकृति में गैसों का संतुलन, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृति में गैसों का संतुलन। तो गैसों का संतुलन क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषण से हमारा प्रकृति में गैसों का संतुलन होता है। इसलिए बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण करेगा कौन, तो पेड़ पौधे करेंगे। कौन से करेंगे, पेड़ पौधे करेंगे। तो पेड़ पौधे अगर कटाई हो रहा है तो हमारा प्रकृति में गैसों का संतुलन क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकृति के गैसों का संतुलन करने में उपयोगी प्रोसेस प्रक्रिया माना जाता है। जैसे जंतु क्या करेगा, तो CO2 मुक्त करेगा। CO2 को कौन ग्रहण करेगा, पादप। और पादप मुक्त क्या करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेगा कौन, तो जंतु। तो इस प्रकार से प्रक्रिया से क्या हो जाता है, प्रकृति में गैसों का बैलेंस बना हुआ रहता है। अब वन के बारे में बताया गया है।
वन एक गतिक सजीव इकाई है, गतिक सजीव इकाई। जो बुक में दिया गया है वर्ड, उसका आप प्रभाव आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए हम एक भी लाइन को नहीं छोड़े हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनने का उम्मीद रहा है उसको हम समाहित किए हैं। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छा लगेगा, कामयाबी उपयोगी होगा, इसलिए आप इसको देखना ना भूलें, इसको अच्छे से पूरा देखिए। भूमि अपरदन को रोकता है वन, क्योंकि अगर जंगल रहेगा, वन रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे तो क्या करता है भूमि को, उसके जो जड़ जो है, वनों के जो जड़ होते हैं, पेड़ पौधे के जड़ होते हैं, वो मिट्टी को पकड़े हुए रहते हैं। अपरदन मतलब क्षय होने से बचाते हैं। भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखता है, क्योंकि पेड़ पौधे के जो डीके पदार्थ होते हैं, जैसे पत्ते हो गए या कुछ अलग चीज़ भी और हो गए, फल फूल हो गए, ये सब जो भूमि पर गिरते हैं तो सड़ गल करके क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, और ये ह्यूमस हमारे भूमि को उर्वरता शक्ति प्रदान करते हैं। तो भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखते हैं। नदियों को जल की आपूर्ति और बाढ़ से रक्षा करते हैं, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नदियों को जल की आपूर्ति व बाढ़ से रक्षा करते हैं, क्योंकि नदियों को जल कब मिलेगा, वर्षा होगा तो मिलेगा। वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है, प्रकृति में पेड़ पौधा होना, क्योंकि पेड़ पौधा नहीं होगा तो वर्षा या आपका जो क्या होता है, वातावरण प्रभावित होता है, मौसम प्रभावित होता है। मृदा वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होता है। मृदा जो है वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होता है। तो इतना सारा टर्म था वन से संबंधित, तो ये सबको हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग का पहला चैप्टर खत्म हो जाता है इसी पे, और दूसरा चैप्टर हम लोग को जंतुओं में पोषण से संबंधित है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, पोषण, न्यूट्रिशन। ये जो है ये आपको देखिएगा तो आपको ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है और उपयोगी चैप्टर है। तो आइए, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, ये बात सही है। तो ये सब कहानी हम लोग पढ़े हैं, इसलिए आपको हम टू दी पॉइंट अपने समराइज जो कॉपी है उस पर लाते हैं, और उसी को आप कर लीजिएगा तो आपको पूरा एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और कम समय में भी होगा। अगर आप एक बुक को पढ़ने बैठिएगा तो आपको पूरा एक दिन में पूरा एक बुक खत्म होगा, आपको हम 1 घंटा में ख़त्म कर दे रहे हैं। चलिए आइए, जंतुओं में पोषण। जीव पोषण के लिए पौधे पर आश्रित होते हैं, और फास्ट इसलिए हम बोल रहे हैं या वीडियो को बना रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँचे। जंतुओं में पोषण है, जीव पोषण के लिए पौधे पर आश्रित होते हैं, सही बात है। जैसे खाद्यान्न फसल हो गए या फल फूल हो गए, ये सब क्या है, ये सब हम लोग को भोजन के तौर पे क्या देते हैं, पोषण भी देते हैं। नहीं, पाचन जो है भोजन का एक प्रक्रिया है, जो भोजन करेगा उसी को पाचन होगा। उपयोगी पदार्थ प्लस अपशिष्ट पदार्थ पाचन के फलस्वरूप तैयार होते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ हम लोग परित्याग करते हैं, और उपयोगी पदार्थ को हम लोग पाचन करके अवशोषण, पाचन के दौरान छोटी आंत के द्वारा अवशोषण किया जाता है, तो उसे न्यूट्रिशन के तौर पर देखा जाएगा। पोषण के तरीकों के आधार पर जीवों के प्रकार पोषण के आधार पे 2 प्रकार से हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स के तौर पे आप इसको इंग्लिश में भी जान सकते हैं। भोजन ग्रहण की विधियाँ जैसे छीलना, चबाना, उतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजी करना, ये सब क्या है, भोजन ग्रहण की विधियाँ हैं। किसके द्वारा, जंतुओं के द्वारा। कोई छीलता है, कोई कुतरता है, कोई बेधता है, कोई चूसता है, कोई निगलता है, तो ये सब क्या है, ग्रहण करने की विधियाँ हैं। मानवों में पाचन, हम लोग जंतु में देख लिए, मानवों में पाचन को देखते हैं। सबसे पहले मानव का पाचन जो है मुख गुहा से शुरुआत होता है, और अंत मल द्वार से एनस के माध्यम से अतिरिक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मानव में पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसलिए हम इसको लिख दिए हैं। और इसी पूरा जो मुख गुहा से लेकर के मल द्वार का जो पूरा ये हुआ, उसी को आहार नाल कहा जाता है, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। ठीक है, तो आइए मुख गुहिका के बारे में हम लोग जानेंगे। मुख गुहिका में ग्रास नली से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत भी बोला जाता है, और क्षुद्रांत से बड़ी आंत या बृहदांत जिसको बोला जाता है। उसके बाद मलाशय, और मलाशय के बाद मल द्वार में आपका मल द्वार के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है। तो ये मनुष्य में पाचन का ये प्रक्रिया है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो मुख गुहिका में आएगा।
हम लोग चबाते हैं, खाना को मुंह में लेते हैं, उसके बाद चबाते हैं, उसके बाद चबा करके ग्रास नलिया में जाता है, उसके बाद अमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत भी बोला है तो वहाँ जाता है। यहाँ से आपको पूछेगा कि पोषण या न्यूट्रिशन का जो अवशोषण होता है कहाँ होता है, तो यही छोटी आंत में ही हो जाता है। और बाकी जो बचे पदार्थ को बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद मलाशय में जाता है, मलाशय के बाद वो मलद्वार से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। यही पाचन का पूरा प्रोसेस है। इसको आप पढ़ने बैठिएगा, SCERT बुक जो है उसमें बैठिएगा तो आपको 3 पेज पढ़ना पड़ेगा। आपको 1 मिनट में हम समझा दिए, 1 मिनट भी नहीं लगा। अब आइए अवशोषण। अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्क्रमण, ये सब क्या है, तो ये पानी वो ज़्यादा नहीं है, उसको हम ज़्यादा नहीं डिटेल में करेंगे। अब दांत के तौर पे हम लोग को पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग को दांत के बारे में पढ़ना है, कितने कितने कौन कौन से दांत है तो उसके बारे में। दांत का सबसे कठोर वाला भाग इनामेल कहलाता है। दांत ही नहीं, अगर पूछेगा एग्जाम में आपको दे देगा कि शरीर का सबसे कठोर भाग को क्या कहा जाता है, तो दांत वाला भाग इनामेल को ही सबसे शरीर का कठोर भाग होता है। इनामेल अच्छे से याद कर लीजिए इसको। तो दांत में कौन कौन होते हैं? कृंतक होते हैं, रदनक होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं और चवर्णक होते हैं। चवर्णक मोलर, अग्रचवर्णक प्रीमोलर, मोलर से पहले वाले को प्रीमोलर बोला जाता है। प्री जिसके साथ लग गया वो प्री मतलब पहले हो ही जाता है। रदनक मतलब कैनाइन, चिड़ने फाड़ने वाले दांत। कृतक मतलब इंसीजर, जो काटते हैं। जैसे अमरूद को खाएंगे तो पहले क्या करेंगे? काटेंगे। सेब को खाएंगे तो क्या करेंगे? पहले काटेंगे। तो कौन सा दांत करेगा? कृंतक करेगा। कृंतक की संख्या टोटल नीचे वाले जबड़े में 4 और ऊपर वाले में 4, तो 4 4 कितना हो गया? 8। रदनक जो चीरने फाड़ने वाला होता है, जैसे दातुन अगर आप लोग करते होंगे, गांव देहात से संबंधित होंगे, तो दातुन अगर आप किए होंगे जीवन में कभी, तो आप क्या करते हैं कि बाद में आप उसको जीभी करने के लिए उसको फाड़ते हैं, बीचे बीच फाड़ते हैं, तो उसका जो दांत का यूज करते हैं वो कैनाइन दांत का यूज करते हैं। वो चिड़ने फाड़ने का काम करता है। वो 2 नीचे वाले जबड़े में कोना पे एकक होते हैं और 2 ऊपर कोना में होते हैं एकक, तो 2 टोटल 4 हो गए। अग्रचवर्णक जो सबसे पीछे आप चले जाइए, सबसे पीछे क्या है? सबसे पीछे आपको 3 दांत दोनों तरफ मिलता होगा, उसको पहले समझिए। उसी को हम लोग मोलर कहते हैं। सबसे लास्ट का जो 3 दांत है वो हमको मोलर कहलाएगा। और 3 इधर 6 और 6 फिर ऊपर, नीचे वाला में भी 6 और 6 ऊपर, तो टोटल 12 हो गए, ठीक है ना। और इसके पहले 2 होते हैं, तो 2 एक साइड 2 एक साइड, 2 4 हो गए नीचे वाले जबड़े में, और ऊपर वाले जबड़े में आपको भी 4 हो गए, तो 4 4 8, टोटल आपके 32 दांत का श्रेणी हो गया। तो आपसे पूछ देगा कि रदनक की संख्या टोटल कितने हैं? 4 हैं। अग्रचवर्णक प्रीमोलर कितने हैं? तो 8 हैं। प्रीमोलर और कृंतक 8, बाकी चवर्णक 12 और सबसे कम रदनक। रदनक को आप पहचान सकते हैं कुत्ते का दांत के अनुसार। कुत्ते का दांत देखिएगा, मुंह अगर वो फाड़ता है तो नुकीला रहता है, वैसा ही मानव में भी दांत की संख्या होता है, दांत की प्रकृति होता है। अब देखिएगा नुकीला 4 गो दांत आपको मिलेगा, वही क्या है? रदनक है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे छूट रहा था कि इनामेल बनता किस तत्वों से है, तो कैल्शियम प्लस लवण प्लस प्रोटीन से बनता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है कि टेम्पररी तीथ का प्रकार टेम्पररी तीथ और परमानेंट तीथ के तौर पे किया जाता है। तो टेम्पररी तीथ की संख्या टोटल 20 हो गया, जो 8 साल के उम्र तक आ जाते हैं और फिर गिरना शुरू हो जाते हैं किसी भी कारणवश से, चोट लगने के फलस्वरूप या फिर खुद भी वो गिरना शुरू कर देते हैं। तो 8 से 10 साल के बीच में वो गिर जाते हैं और फिर से वो परमानेंट तीथ आते हैं, जो 32 टोटल होते हैं। अब आइए जीभ क्या है? तो यह पेशीय अंग है। पेशीय अंग है जो बोलने में मदद करती है। सबसे व्यस्तम पाचन अंग में सबसे व्यस्तम जो अंग है उसको जीभ बोलते हैं, पाचन अंग में। लेकिन अगर बोल देगा कि शरीर में सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है, तो आपका हृदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। शरीर में सबसे व्यस्तम अंग हृदय, लेकिन पाचन तंत्र में सबसे व्यस्तम अंग पूछा जाएगा तो आपका जीभ हो जाएगा। इसमें स्वाद कलिकाएं भी होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं, जिसको इंग्लिश में टेस्ट बर्ड बोला जाता है, टेस्ट बर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है टेस्ट बर्ड, वो देखिए जीभ में। तो सबसे
अग्रभाग में, नुकीला वाला जो भाग है, सबसे आगे वाला भाग, वहाँ पे आप मीठा का स्वाद अनुभूति उससे मिलता है। और पश्च वाला भाग, सबसे पीछे वाले भाग में आपको कड़वाहट का पता चलेगा। और खट्टा वाला भाग, बगल वाला भाग में खट्टा का आपको ये पता चलिएगा। जैसे आप कोई खट्टा पदार्थ अगर आप खाना चाहते हैं और चाहिएगा कि कम हमको खट्टा का स्वाद मिले, तो आप क्या डालते हैं, पीछे वाले भाग में उसको रख दीजिए और निगल जाइए। आपको हल्का सा उसका थोड़ा सा फैलेगा, प्रसार होगा पानी के सतलार के साथ, तो थोड़ा सा लगेगा ही टेस्ट, बट वो कम होगा, क्योंकि पीछे वाला भाग हमारा कड़वाहट के लिए संवेदनशील है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है बीपीएससी में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे वाले भाग में मीठा, पीछे वाला भाग में कड़वा, और खट्टा आपको बगल में हो जाएगा। अब आइए, भोजन कण के श्वास नली में फंसने से अचानक छींक या खांसी आता है। जैसे आप खाते खाते जैसे खांसते हैं या छींकते हैं, तो बोला जाता है कि कहीं पे और कोई नाम ले रहा हो, कोई नाम दूसरा कोई नहीं ले रहा है, आप किसी दूसरे आदमी का नाम ले रहे हैं, इसलिए आपका क्या हुआ, क्योंकि हमारे मानव के जो शारीरिक बनावट है ना, तो सांस लेने का और खाने का दोनों नली लास्ट में जा करके कंठ के पास मिल जाता है। जब खाना हम लोग खाते हैं तो सांस लेने वाला नली जो है वो क्लोज हो जाता है, और मुंह से हम लोग खाते हैं तो चले जाता है उसी नली के माध्यम से हमारे अमाशय में, ठीक है ना। और जब आप क्या कीजिएगा कि खाना वही खाते समय आप जब रुक करके कोई चीज़ सोचिएगा, तो क्या होगा, सोचने के दौरान में थोड़ा सा सांस लीजिएगा। क्या लीजिएगा, सांस थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। ऐसे मुंह के थ्रू तो चला ही जाता है हवा, ऐसा नहीं कि खाने के समय आदमी सांस नहीं लेता है, ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है। तो जैसे ही सांस थोड़ा सा अस्थिरता से लीजिएगा, तो वो वाला नली खुलता है, सांस वाला, और खाना जो आप खाए हैं, मुंह में लिए हैं, वो उस नली में चला जाता है। नली में चला जाता है तो वो क्या होता है, वहाँ से स्ट्रोक लगाता है, वहाँ से धक्का देता है कि नहीं, इस खाना जो है उस नली में जाएगा तो क्या होगा, आदमी मर भी सकता है। इसलिए वो नली वहाँ से भेजने का कोशिश करता है और आदमी छींकने लगता है। तो ये छींकने का प्रोसेस। एपिग्लोटिस मांसल भाग है, जिसको ग्रसिका और श्वास नली के बीच में। तो अब आइए अमाशय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अमाशय क्या है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। सबसे चौड़ा भाग आहार नाल का अमाशय को ही जाना जाता है, जिसकी आकृति यू आकृति की होती है। सबसे इससे छोटी आंत में भोजन जाता है। आपको हम ऊपर बता ही दिए कि अमाशय के बाद क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जाती है, उसके बाद बड़ी आंत में जाती है। अमाशय में पाचक रस, मस्कस तथा HCl अम्ल स्रावित होते हैं। तो पाचक रस जो है और मस्कस, जिसको श्लेष्मा भी बोला जाता है, तथा HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट में जो बनने वाला अम्ल अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा तो उसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका नाम है। यही स्राव हमारा अमाशय करता है, और पाचक रस का भी स्राव करता है। तो जो मस्कस है, श्लेष्मा है, ये अमाशय के आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। पूछेगा कि अमाशय के आंतरिक सुरक्षा किस भाग से प्राप्त होता है, तो आंतरिक सुरक्षा उसको श्लेष्मा, जिसको म्यूकस बोला जाता है, म्यूकस के द्वारा अमाशय की आंतरिक भाग की सुरक्षा होता है। अब छोटी आंत के बारे में हम लोग देखेंगे। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी है, और हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ी ये अंग भी माना जाता है। इसकी आकृति कुंडलित होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ वसा का पाचन होता है। छोटी आंत में हमारा वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन हमारे किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में होता है। यहाँ इतना ही क्वेश्चन है। अब यकृत से संबंधित है। यकृत जो है गहरे लाल भूरे का अंग है, गहरे लाल भूरे रंग का एक लीवर है। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। तो आपको लीवर भी एग्जाम में देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताएं दिए, ये अमाशय के दाहिने भाग में होती है। अमाशय जो हुआ ना, उसके दाहिने भाग जो होगा वो हमारा यकृत होगा। यहीं से बाइल जूस पीत रस का स्राव होता है, और वसा का पाचन यहीं पे होता है। तो आपको पता ही है, सॉरी, वसा का पाचन तो छोटी आंत में होता है, लेकिन पीत रस के हेल्प से ही वसा का पाचन होता है। ये आप याद रखिए। और पीत रस का स्राव आपको कहाँ से होता है, तो पीत रस का स्राव यकृत से होता है। और वसा का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है।
किसके सहायता से होता है? तो पीत रस के सहायता से होता है। कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। पीत रस का स्राव यकृत से, और पीत रस के स्राव जो होता है उसके हेल्प से वसा का पाचन होता है, और वसा का पाचन हमारा छोटी आंत के द्वारा होता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब आइए अग्नाशय के बारे में थोड़ा सा, पैंक्रियाज के बारे में हम लोग जानेंगे। यह हल्के पीले रंग का अंग है। आकृति इसकी पत्ती जैसा होता है, पत्ती जैसा, पत्ता देखे ना, वैसे ही आकृति का ये बना हुआ होता है, ठीक है ना। अमाशय के ठीक नीचे होता है, अमाशय हो गया अमाशय, अमाशय के ठीक नीचे क्या होगा? अग्नाशय होगा। यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि इसको बोला जाता है। अग्नाशय क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों इसको बोला जाता है। अग्नाशय द्रव का जो पीएच है 7.5 से लेकर के 8.3 अर्थात ये क्षारीय होता है। अग्नाशय का पीएच वैल्यू क्षारीय होता है, 7.5 से लेकर के 8.3 के रेंज के बीच में होता है। अब आइए एंजाइम के बारे में हम लोग को जानना है इस चैप्टर में। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं, ये आपको पता ही होगा। कार्बोहाइड्रेट शर्करा आपको ग्लूकोज बनाता है, प्रोटीन हमारा अमीनो अम्ल बनाता है, और वसा अम्ल ग्लिसरॉल बनाता है। ये छोटी आंत के दीवार पे सब क्या होता है? अवशोषित होते हैं। आपको बोले थे हम कि छोटी आंत जब बता रहे थे तो ये छोटी आंत में ही पोषण या पाचन होता है, प्रोटीनों का या पोषण तत्वों का पाचन छोटी आंत के दीवारों के द्वारा होता है। तो किस प्रकार होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और शर्करा को ग्लूकोज के फॉर्म में परिणत करके छोटी आंत अवशोषित करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल के तौर में चेंज करके छोटी आंत अवशोषित करता है, और वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में चेंज करके हमारा छोटी आंत अवशोषण करता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत के आंतरिक भित्ति में स्वांगीकरण द्वारा संपन्न होता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है, जिसको एसिमिलेशन भी आप बोल सकते हैं। एसिमिलेशन इंग्लिश में। श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन O2 की सहायता से CO2 और जल में होता है। श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित जो हमारा ग्लूकोज है उसका विघटन क्या में होगा? O2 के हेल्प से CO2 और जल में होगा, अर्थात और CO2 जल के साथ ऊर्जा मुक्त होता है, जो हमारे ऊर्जा हमारे कार्य शक्ति को करने में हमारे शरीर को अनुभूति प्रदान करता है। बिना पचा भोजन का भाग बड़ी आंत में जाती है, और बड़ी आंत अपचित भोजन से जल व लवणों का अवशोषण करके वो फिर मल द्वार में अपशिष्ट पदार्थों को भेज देती है। तो बड़ी आंत की लंबाई अगर पूछेगा तो 1.5 मीटर होता है, और छोटी आंत की लंबाई आपका 6 से 7 मीटर के बीच में होता है। तो बड़ी आंत में किस चीज़ का पाचन होता है? तो अपचित भोजन, जो बिना पचा हुआ भोजन है, छोटी आंत के द्वारा जो अवशोषित कर लिया गया, उसके बाद जो बचा हुआ भोजन है उसमें जल और लवण मिलते हैं, उसका अवशोषण हमारा बड़ी आंत करता है। अब हम लोग मानव में पाचन देख लिए, यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग जंतु में पाचन देखेंगे। जंतु में पाचन हम लोग देखते हैं कि जंतु एक बार खाना खाता है तो सूरा खाते रहता है, न वो चबाता है न कुछ करता है। तो चबाता नहीं है तो करता क्या है? तो क्या करता है कि वो उसमें एक रूमेन नाम का एक ग्रंथि होता है, तो वहीं अपना खाना पूरा एक बार ले जा करके वो इकट्ठा कर लेता है, और रूमेन वाले ग्रंथि में वहाँ सेलुलोज का पाचन करने की क्षमता होता है। शाकाहारी जंतु जो होते हैं उनमें रूमेन नाम का एक अंग है, जिसमें क्या होता है? सेलुलोज का पाचन होता है। और सेलुलोज कहाँ मिलते हैं? सेलुलोज आपके पेड़ पौधे पादपों में मिलते हैं। तो हमारा जंतु पेड़ पौधे पे ही आश्रित होता है, इसलिए ज़्यादा हम बोलेंगे कि शाकाहारी जो जंतु होंगे उनमें सेलुलोज का पाचन करने के लिए एक रूमेन होता है, और वही रूमेन से भोजन को निकाल करके पुनः वो मुख में लाता है। और आप देखते होंगे कि जब वो गाय या भैंस या जो भी शाकाहारी जंतु हैं बैठेंगे तो पागुर करते हैं, जुगाली उसको भी बोल सकते हैं। जब वो जुगाली करने के दौरान जंतु को रूमिनेंट कहा जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रूमिनेंट कहा जाता है। जुगाली करने वाले जंतु को, जुगाली करने वाले जंतु को क्या बोला जाता है? रूमिनेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि रूमेन नाम के जो ग्रंथि है, अंग है, वहीं ये अपना भोजन जमा किए हुए रहते हैं और वहाँ से निकाल करके मुख में जुगाली करते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेंट कहा जाता है। ठीक है।
सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा। सेलुलोज क्या है? हमारा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो शाकाहारी जंतु होते उनमें सेलुलोज का पाचन रुमेन में होता है। अमीबा, अमीबा के बारे में अब जानना है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें कोशिका झिल्ली मौजूद होता है। कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य होता है। ये क्या है कि स्यूडोपोडिया, जिसको कृत्रिम पाँव बोला जाता है, इसके द्वारा ये अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा ये अपना भोजन का पाचन करता है या भोजन का ग्रहण करता है। इसका आहार क्या है? तो जीवाणु और कवक है। अमीबा का आहार क्या है? जीवाणु और कवक है। अमीबा को गति में मदद, वो भोजन में मदद करता है। स्यूडोपोडिया क्या है? तो गति भी करता है, निरंतर गति करता है, एक जगह पे रहता नहीं, अस्थिर रहता है। और खाने के लिए अपना उसका जो उंगली जैसा रेखांकित एक भाग होता है जिसको स्यूडोनोमिया बोला जाता है, कृत्रिम पाँव बोला जाता है, उसी के माध्यम से क्या वो करता है? अपना भोजन भी करता है और गति भी करता है। जैसे ऐसे ऐसे रहता है अमीबा की प्रकृति। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये दोनों सट जाएगा और भोजन यहाँ से एक हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे भोजन है ना, तो यहाँ ये वाला सट गया और भोजन को ग्रहण कर लेगा। तो ये है अमीबा के भोजन करने की प्रकृति, प्रोसेस। तो स्यूडोपोडिया जो क्या करता है अमीबा के अंदर, गति और भोजन करने में मदद करता है। हम लोग का दूसरा चैप्टर खत्म हो गया यहीं पे। अब हम लोग तीसरे चैप्टर में आते हैं, मुख गुहिका। ये देखिए आपका पूरा पेज में आपको दिया हुआ, बनाया हुआ गया था, उसको भी हम लोग शामिल कर दिए हैं। यही हम पहले पाचन का जो प्रोसेस है, पहले मुख गुहा से शुरू होकर के ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका के बाद अमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर मलाशय में जाता है, फिर मल द्वार होते हुए बाहर निकल जाता है। ये दांत जो बताया था उसका ये है। हम इसलिए इसको पीडीएफ में शामिल कर लिए हैं ताकि आपको पीडीएफ जब प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ज़रूरत पड़ेगा पीडीएफ, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ के लिए आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। या चैनल मेरा है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके आप वहाँ से भी पीडीएफ ले सकते हैं। यही सब है, बुक में संबंधित जो भी था उसको हम डाल दिए हैं। देखिए रूमेन अंधनाल जो है वो गला में होता है, यहीं पे भोजन को रखता है खाते समय और फिर इसको बाहर निकाल करके ये चबाता है। इस प्रकार से पूरा हम अच्छे से इसको हम कोशिश किए हैं। देखिए पदाभ, जिसको हम क्या बोल रहे थे, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया का यही है कि भोजन अगर यहाँ पे आपको देख रहे हैं ना, ये वाला भाग पे भोजन है, तो ये भोजन को ग्रहण करने के लिए इसका आकृति ऐसे ऐसे होते होते पूरा अंदर भोजन को ले लिया ना। ये प्रकृति है अमीबा के भोजन करने का, और ये चलने का भी इसको बोल सकते हैं। यही था हमारा अध्याय 2 में। अध्याय 3 जो है ऊष्मा चैप्टर है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ऊष्मा चैप्टर में हम लोग को क्या है पढ़ना, तो ऊष्मा का मापन से संबंधित पढ़ना है कि ऊष्मा को मापते किससे हैं। तो ऊष्मा का मापन हम लोग थर्मामीटर से करते हैं। थर्मामीटर आपको अल्कोहल थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर, बहुत प्रकार के थर्मामीटर आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो हमारे बुक में है एससीईआरटी का हम लोग समरी कर रहे हैं, इसलिए हम एससीईआरटी में जो दिया हुआ है 7th क्लास का उसी का जिक्र कर रहे हैं, अन्यथा कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम इसमें शामिल नहीं किए हैं। क्योंकि हम एक्स्ट्रा जो वीडियो हम अपने तरीक़ा से टॉपिक वाइज बना रहे हैं वो तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पे एससीईआरटी सॉल्यूशन आ रहा है, समरी हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एससीईआरटी में जो दिया हुआ है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज़, उस सब को हम रख लिए हैं। आपको 1 से 1.5 घंटा में आपको पूरा आपको ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगा 7th क्लास का साइंस। तो ऊष्मा का मापन हम लोग थर्मामीटर पे करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर जो है 2 प्रकार के होता है, सेंटीग्रेड थर्मामीटर और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। लेकिन सामान्य तौर पे हमारा शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर का ही यूज हमारे डॉक्टर लोग करते हैं, प्राय करते हैं। तो इसका परास जो होता है, रेंज होता है 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड का, सेंटीग्रेड वाले थर्मामीटर का होता है, और 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का परास होता है। तो परास आपको एक बार नज़र में रखिएगा, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे। मानव शरीर का सामान्य ताप
37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर एक्यूरेट अगर 36.9 डिग्री अगर आपको मिलता है ऑप्शन में, तो आप 36.9 डिग्री मारिएगा। इसी का अप्रोक्स करके 37 डिग्री माना जाता है, जिसका फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जाना जाता है। ये सामान्य ताप है मनुष्य का, बुखार नहीं लगा है। और इससे थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहा है तो समझिए कि उस आदमी के शरीर में बुखार है। लैब थर्मामीटर का रेंज जो होता है, लैब में जो हमारा थर्मामीटर रहता है उसका रेंज कितना होता है, तो 10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट जो वो वाटर का होता है उससे आगे तक का है। ठीक है। ऊष्मा का स्थानांतरण हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपको एक न एक क्वेश्चन आपको फिक्स है कि देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। गर्म से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, और इस विधि को ऊष्मा हमेशा क्या होगा, कोई वस्तु गर्म होगा तो ठंडी वस्तु की तरफ ऊष्मा प्रभावित होगा। तो मान लीजिए अगर आप कोई छड़ को गर्म कर रहे हैं, इस सिरा को अगर आप गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के दौरान आप देखिएगा यहाँ पे अगर आप हाथ से पकड़िएगा तो ये सिरा भी आपको गर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार की प्रक्रिया आपको क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। गर्म से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होने की विधि चालन कहलाती है। इसका क्या है प्रक्रिया कि ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाता है। तो जो रड है, रड का यहाँ जो टेम्परेचर होगा उच्च होगा और यहाँ वाला निम्न होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ऊष्मा इधर की ओर बढ़ेगा, इसलिए इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, और ये प्रक्रिया चालन कहलाता है। और ठोसों में ये प्रक्रिया संभवतः होता है क्योंकि ठोस के अणु आपस में सटे हुए रहते हैं, अंतर आणविक बल इनका ज़्यादा होता है। अणु के सटे होने की वजह से अणु आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं हीट, जिसको हम क्या कहते हैं, चालन प्रोसेस के द्वारा इसको गर्म करना कहेंगे। तो ठोसों में चालन विधि से ऊष्मा का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। चालक पदार्थ कौन कौन से होंगे, धातु लोहा, जैसे धातु लोहा सोना चांदी कॉपर ये सब हो गए, क्या हो गए, चालक पदार्थ हो गए। कुचालक पदार्थ कार्बन लकड़ी। चालक पदार्थ वैसे पदार्थ कहलाएंगे जिससे ऊष्मा और विद्युत धारा का प्रवाह हो, वैसे पदार्थ को चालक पदार्थ, और जिससे ऊष्मा और विद्युत धारा का प्रवाह न हो उसको कुचालक पदार्थ कहेंगे। ऊष्मा के कुचालक को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। ऊष्मा के कुचालक पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा रोधी कहते हैं। तो ऊष्मा रोधी के पदार्थ के तौर पे हमारा लकड़ी आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, और क्या आ सकता है, चीनी मिट्टी आ जाएगा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि विद्युत गृहों में सुरक्षा फ्यूज के तौर पे चिकनी मिट्टी का यूज किया जाता है, ताकि उसमें क्या हो, चिकनी मिट्टी से विद्युत ऊष्मा का स्थानांतरण ना हो, विद्युत का स्थानांतरण ना हो, और जो आदमी उसको छूता है उसको करंट का झटका ना लगे, इसलिए उसको ऊष्मा रोधी उस प्रकार से यूज किया जाता है। चलिए आइए हम लोग जो बात किया गया है इसमें चैप्टर में उसी के बारे में जानेंगे, ज़्यादा नहीं इधर उधर का बात करेंगे। अब क्या है, जल तथा वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से होता है। क्या आया, जल तथा वायु, ठोस में चालन विधि से। एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, जल तथा वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से होता है। बोलिए कि सागरीय ज्वाला जो होता है, सागरीय क्षेत्र में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा, तो संवहन विधि से होगा। समुद्री समीर से तटीय क्षेत्रों में शाम में ठंडी हवा चलती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आने का प्रक्रम विकिरण है। एक क्वेश्चन भी आई, आप मान लीजिए, सूर्य से पृथ्वी तक का ऊष्मा आने का प्रक्रम क्या कहलाता है, विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकिरण कहलाता है। विकिरण के वजह से ही सूर्य की जो ऊष्मा है हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाता है। विकिरण बिना किसी माध्यम के भी होता है, क्योंकि हमारा सूर्य जो है, सूर्य के आसपास क्या है, वायुमंडल के ऊपर क्या है, हमारा वायुमंडल नहीं, कोई भी माध्यम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, फिर भी हमारा सूर्य का प्रकाश हम तक आता है, ऊष्मा हम तक आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विकिरण बिना किसी माध्यम के भी स्थानांतरण होता है। गर्मियों में सफ़ेद वस्त्र, जाड़े में गहरे रंग की वस्त्र पहनने की प्रकृति होता है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो है प्रकाश का उत्सर्जन करता है, परावर्तन कर देता है, और जाड़े में गहरे रंग की वस्त्र, और गहरे रंग क्या करता है कि प्रकाश और ऊष्मा को अवशोषण करता है, इसलिए हमारा जाड़े के दिन में भी थोड़ा गर्माहट बनी रहे, इसलिए हम लोग गहरे या ब्लैक रंग का जाड़े के दिनों में हम लोग वस्त्र पहनते हैं, और गर्मियों के दिन में सफ़ेद वस्त्र, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा और प्रकाश का परावर्तक होता है। मोटे एक कपड़े
मोटे कपड़े की अपेक्षा पतले दूध चादर ओढ़ना अधिक गर्मी देता है। कारण है बीच में हवा का परत। क्या है ना कि आप एक मोटा रजाई ले लीजिए, इसमें आप सो जाइए, या आप दो प्रकार के इस पे आप बेडशीट जोड़ दीजिए या कंबल जोड़ दीजिए, वो उसके बीच में आप सोइए, तो आपको क्या होगा कि ए वाला में आपको ज़्यादा गर्माहट महसूस होगा इसके अपेक्षा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो परत बना देखिए थोड़ा सा समझिए, जो परत बना दो लेयर, दो कंबल के बीच में, उसके बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हवा का एक लेयर बन गया। जो हवा है बाहरी वाला हवा से आपको संपर्क तोड़ देता है और आपको गर्माहट या उष्णता का एहसास कराता है। इसलिए बोला जाता है कि मोटे कपड़े एक की वजह से आप पतले पतले दो भी अगर आप ओढ़िएगा तो वो आपको ज़्यादा गर्माहट देगा। ये आपका तीसरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग चौथा चैप्टर गति एवं समय से संबंधित पढ़ेंगे। गति कहते किसको है, समय कहते किसको है, समय का सापेक्ष गति क्या है, ये सब हम लोग, सरल रेखीय गति क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आवर्ती घटना का उपयोग समय मापन में किया जाता है। आवर्ती घटना जो होता है उसका उपयोग हम लोग समय मापन में करते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिए हैं, जो बुक में दिया हुआ है उसी को हम लोग बात करेंगे। लोलक की आवर्त गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होती है। ये आप थोड़ा सा पॉइंट जो है दिया हुआ था इसलिए हम लिख दिए हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से VVI क्वेश्चन के तौर पे इसको देख लीजिएगा। आवर्ती घटना का उपयोग समय मापन में और लोलक की आवर्ती गति का उपयोग हम लोग घड़ी की बनाने में करते हैं। आप लोग से पूछा जाएगा कि घड़ियों में किस प्रकार की गति प्रायः देखने को मिलती है, तो घड़ियों में हमारी आवर्ती गति देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए दूरी को ओडोमीटर के द्वारा, हाँ यहाँ पे देख लीजिए एक यंत्र का नाम बताया जा रहा है। जैसे ओडोमीटर क्या है, दूरी मापक यंत्र है। अगर कोई भी गाड़ी कितना जा रहा है, कितना किलोमीटर चला हुआ है, तो आप देखोगे गाड़ी में लिखा होगा 12,953। कहने का मतलब क्या है, 12,953 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है गाड़ी। तो ये जो दर्शाने वाला जो यंत्र हुआ वो क्या कहलाएगा, ओडोमीटर, ओडोमीटर कहलाएगा। और स्पीडो, जैसे जब आप बाइक चलाते होंगे या कार चलाते होंगे तो देखते होंगे कभी आपका 60 का स्पीड बता रहा है, कभी वही सेकंड भर में, क्षण भर में 80 चला जाता है, कभी वो 85 चला जाता है, कभी 20 पे आ जाता है ब्रेकर पे। तो ये सब आपको क्या, कौन सा यंत्र शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है आपको स्पीडोमीटर। स्पीड को मापने वाला स्पीडोमीटर और दूरी को मापने वाला यंत्र ओडोमीटर। ठीक है। औसत चाल क्या है, तो औसत चाल के बारे में दिया हुआ था, तय की गई कुल दूरी और तय की गई कुल दूरी में लगा समय का अनुपात हमारा औसत चाल कहलाता है। औसत चाल जो है इकाई समय में तय की गई दूरी को कहा जाता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, औसत चाल कहा जाता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को औसत चाल कहा जाता है। इसको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपको यही से क्वेश्चन अगर यहाँ बनना होगा तो ये वाला आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। औसत चाल से इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे, क्योंकि दूरी यहाँ मिल गया, समय यहाँ मिल गया, और डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीडे तो होता है। तो आप याद रख लीजिए इसको। हाँ, औसत चाल ये सब है और गति से संबंधित ये चैप्टर है। तो ग्राफ इसमें दिया गया था बताने के लिए, तो ग्राफ का पहले जानकारी देख लीजिए। तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आरेखित किया जाता है। तो जो क्षैतिज वाला है इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, और ये जो उदग्र वाला वर्टिकल जो आपको लाइन दिख रहा है इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। ये हम नोट्स में लिखे भी हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो शो कर रहा है ऐसे वाला लाइन एक्स एक्सिस हो गया और ऐसे वाला लाइन वाई एक्सिस हो गया, वाई अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष जो बिंदु या वस्तु का निर्धारण होगा वो ग्राफ कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा। समरूप गति करने वाले वस्तु का दूरी समय ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है। समरूप कर रहा है गति, मान लीजिए, आइए हम समझाने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट समय लेंगे। ये अगर वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस पर हम लोग किसको लेंगे, डिस्टेंस को, क्योंकि डिस्टेंस परिवर्तनशील होता है। और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को लेंगे, क्योंकि टाइम हमारा स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, ये परिवर्तनशील नहीं होता है। तो आप एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, वाई एक्सिस पे हम लोग परिवर्तनशील इकाई को लेते हैं, भौतिक राशि को लेते हैं, और परिवर्तनशील जो राशि नहीं होती है उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं।
और यहीं पे समरूप गति ऐसी गति को कहा जाता है, मतलब जो समय बढ़ रहा है तो समय के साथ उसका गति भी और दूरी भी बढ़ते जा रहा है, तो ऐसी गति का आरेख होगा वो सरल रेखा होगा। क्या होगा? सरल रेखा होगा। और समरूप के जगह पे असीमित रहेगा, या उसको क्या बोला जाए, एक असमान, एक समान और असमान। एक समान गति हो गया, तो एक समान गति में सरल रेखा, और असमान पूछ देगा असमान में तो आपको जिगजैग रेखा। ठीक है। वेग समय ग्राफ त्वरण हमारा देखता है। पूछेगा कि त्वरण कहाँ से मिलता है, तो त्वरण आपको क्या होता है, वेग में परिवर्तन, फाइनल वेग और इनिशियल वेग का जो डिफरेंस होगा और टाइम के रिस्पेक्ट में जो हो जाएगा वही आपका त्वरण कहलाएगा। तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो ये जो त्वरण हुआ हमारा कहाँ से मिला, वेग मतलब वेलोसिटी, और टाइम मतलब समय। तो वेग और समय हमारा क्या, वेग समय ग्राफ हमारा त्वरण की माप देगा। ठीक है। और त्वरण जो है ग्राफ में, वेग समय ग्राफ का जो ग्राफ बनेगा उसका जो स्लोप बनेगा, ढाल जो बनेगा, वही हमारा त्वरण का मान देगा। ठीक है। तो ये सब 9th क्लास में पढ़ना है कि त्वरण कैसे निकालेंगे, ढाल कैसे निकालेंगे। एक चीज़ और है, ये सब 9th वाला चीज़ हम थोड़ा सा इसमें रख दिए थे। ग्राफ में क्षेत्रफल जो है बन जाता है, तो जो वस्तु के द्वारा क्षेत्रफल जो आरेखित किया जाता है उस क्षेत्रफल को निकाल करके हम वस्तु की दूरी को पता लगाते हैं। अब आइए हम लोग अध्याय 5 में आते हैं, रबड़ पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बारे में एक केमिस्ट्री का पेज चैप्टर हो गया, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होगा, जैसे नीला थोथा जिसको हम रासायनिक सूत्र CuSO4 बोलते हैं। CuSO4 को हम लोग नीला थोथा के रासायनिक संकेत क्या होगा, तो CuSO4। आप इसको याद कर सकते हैं। जब आयरन के संपर्क में जाता है तो ये आयरन SO4 फेरस सल्फेट बनाता है, FeSO4 बनाता है, और ये नीला थोथा हरा रंग में परिणत हो जाता है। और कॉपर जो है भूरा निक्षेप के तौर पे विस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ वाला Cu जो है, यहाँ वाला SO4 Fe के साथ बनकर के FeSO4 बना दिया और Cu को विस्थापित कर दिया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया भी इसको बोला जाएगा, जो 10वां क्लास में पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम समझा दिए हैं इसको। वैसे ही देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है, H लग गया तो बाई, और यही क्या है, बाई कब होगा, जब हम खाना खाएंगे। तो इसी को आप याद रख लीजिए, दूसरा नाम खाने वाला भी सोडा है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। H रहेगा तो बाई करेगा, याद रखिए संकेत में H रहेगा तो बाई करेगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बाई कब करेगा, जब खाएंगे, तो वही खाने वाला सोडा हो गया। तो खाने वाले सोडा को सिट्रिक एसिड के साथ जब हम करते हैं तो CO2 और अन्य पदार्थ प्रदान करता है। तो ये सब क्या है, रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल हम दिए, किस प्रकार का रासायनिक समीकरण होता है। वैसे ही आप देखते होंगे कि क्या होता है कि पौधे के द्वारा क्या बनाया जाता है, अपना खाना बनाया जाता है, तो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। पौधे द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज के रूप में खाना जो बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया के कहलाता है। अब आइए नीचे, चूने के पानी का दूधिया होना, CO2 का परीक्षण। चूने के पानी अगर दूधिया हो जाता है, अगर कोई गैस डालने से, तो जो डालने वाला गैस होगा वो CO2 होगा। इसकी खोज फिक्स्ड एयर, इसकी जो खोज किया था CO2 के, तो जोसेफ ब्लॉक ने 1756 में किया था। 1756 में जोसेफ ब्लॉक नामक वैज्ञानिक ने CO2 का खोज चूने के पानी में उसको प्रवाहित करके किया था, और चूने के पानी का रंग कैसा बना दिया था, दूधिया बना दिया था। CO2 की जरूरी क्या है, तो श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण और सूक्ष्म जीवों को किण्वन में। जैसे क्या होता है, हम लोग श्वसन के दौरान जो सांस छोड़ते हैं तो हम लोग CO2 छोड़ते हैं, उसी चीज को तो क्या करता है, पेड़ पौधा ग्रहण करता है। तो CO2 की खोज कौन किए थे, तो जॉन हेल्माल्ट ने किया था। परीक्षण कौन किया था, तो जोसेफ ब्लॉक ने किया था
चूने के पानी का दूधिया होना CO2 का परीक्षण, ये वाला जोसेफ ब्लॉक किए थे। बट CO2 गैस का जो खोज हुआ था जॉन हेलमांड के द्वारा हुआ था। जॉन हेलमांड के द्वारा 1630 में किया गया था। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित करके उसका कलर दूधिया कर दिया गया था, और ये जो प्रक्रिया, ये वाला जो प्रयोग किया गया था, ये जोसेफ ब्लॉक के द्वारा 1756 में किया गया था। लेकिन जॉन हेलमांड के द्वारा CO2 गैस का खोज 1630 ईस्वी में कर लिया गया था। अब आइए O2। ये सब O2 की जरूरी, ऐसा ऐसा हम क्यों लिखें? क्योंकि ऐसा ऐसा करके टॉपिक बुक में दिया गया है, इसलिए हम लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कर हम लोग क्या मिलता है, हम लोग को O2 मिलता है। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने के फलस्वरूप हम लोग को O2 गैस प्राप्त होता है। और इसी प्रोसेस के दौरान जोसेफ प्रिस्टले ने 1771 में O2 गैस की खोज की है। O2 गैस, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले ने। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज किसने किया? तो जॉन हेलमांड ने किया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। 1771 में ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया। ठीक है, अब यहाँ जल बनाने की प्रक्रिया जो है, हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आप जलाइएगा तो आपको H2O जल के तौर पे आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है कि कितने अनुपात में मिलाएंगे। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी अगर आप मिलाने की कोशिश कीजिएगा तो भी आपको H2O देगा। तो कितने के अनुपात में मिलाएंगे? तो ये आपको अनुपात फिक्स होता है, वो अनुपात 8:1 के फॉर्म में है शायद। तो ये अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये है 8:1 है कि 1:8 है, ऐसा आप देख लीजिएगा एक बार। इसमें नहीं है, इसमें बुक से संबंधित नहीं है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे। O2 जीओ तथा दहन में सहायक। ऑक्सीजन क्या में सहायक होता है? तो जीओ के श्वसन में सहायक होता है, और दहन में भी किसी भी ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ को जलने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपको क्लास 8 के साइंस क्लास में ये पूरा चैप्टर है, उसमें आपको भी पढ़ाया जाएगा। सारे प्रकार का PDF तैयार कर लिया गया है मेरे द्वारा, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, बायोलॉजी, क्या बोला जाता है, साइंस का। तो सब आप लोग को बारी बारी से करते हुए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए एग्ज़ाम से जाने से पहले, ताकि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। क्या है कि जब दो विलयन को आपस में मिलाते हैं तो अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में नए पदार्थ बनते हैं। इस ठोस पदार्थ को अवक्षेप व प्रक्रिया को अवक्षेपण प्रक्रिया कहलाता है। तो उतना खास नहीं है, लेकिन हम लोग आते हैं जब तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट CuSO4। जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH का हॉल्ट के साथ अगर अभिक्रिया करवाया जाता है तो CuSO2 बनाता है। कैल्शियम कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है जो उजला रंग का होता है, और CaSO4 हल्का नीला बनता है। और CuSO4 के जब आप हीट कीजिएगा तो आपको CO कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो काला रंग का बनेगा, और जल आपको निष्कासित होगा। किसका निष्कासन होगा? जल आपको निष्कासित होगा। अब आइए रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप। तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप हमारा ऊष्मा निकलता है, प्रकाश मिलता है और विकिरण की उत्पत्ति होती है। जैसे प्रकाश कब निकलेगा? जैसे मोमबत्ती को आप जलाते हैं तो प्रकाश निकलता है ना, तो क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्मा निकलेगा। तो आप देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा, जैसे कोई भी पदार्थ को आप जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो जलाना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो उसके दौरान हम लोग को क्या मिलता है? ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप हम लोग को क्या क्या मिलता है? ऊष्मा, प्रकाश और विकिरण की उत्पत्ति होता है। नेक्स्ट है ये, जब हम लोग रासायनिक परिवर्तन होता है तो ध्वनि का उत्पन्न होता है। जैसे परमाणु बम जब बनाए जाते हैं तो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा यूरेनियम पर बमबारी करके बनाए जाते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या बनते हैं? ध्वनि उत्पन्न होते हैं। ध्वनि और प्रकाश के बहुत उत्पन्न होता है। तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन का फलस्वरूप बनने वाले कारक हो गए।
इसमें गंध और रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि दूध आपका दही बन गया, खट्टा हो गया, दही को और छोड़ दिया तो महक जाता है, उसमें गंध आ जाता है, दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार का गंध आना क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया ही तो है, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो उसमें जो गंध आया वो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन का परिणाम हुआ। नए गैस का बनना, जैसे कि आप पौधों के द्वारा जो श्वसन होता है या मानवों के द्वारा जो श्वसन होता है, मानव ऑक्सीजन लेकर के CO2 निकालता है। CO2 क्या करता है? पर्यावरण में छोड़ता है, मुक्त करता है। तो ये गैस ही ना बनाया। या पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 ऑब्जर्व करके O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये भी तो गैस बना रहे हैं। तो ये रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन प्रक्रिया है। श्वसन हमारा भी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक प्रक्रिया है। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन के समय हमारा ऊष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है, विकिरण निकलता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, गंध और रंग में परिवर्तन होता है और नए गैस का उत्पन्न होता है। ये सब परिवर्तन था। अब रासायनिक परिवर्तन आइए। पटाखे फूटना रासायनिक परिवर्तन, भोजन में गंध आना रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन इस प्रकार से समझिए, हम समझाते हैं आपको। जब आप कोई चीज़ को उस पर कुछ अभिक्रिया करवा दिए या चेंज करवा दिए, और चेंज जब करवा दिए तो फिर से आप पुनः अपने पहले वाले फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कह देंगे। लेकिन भौतिक परिवर्तन यहीं पे समझ जाइए। जब कोई वस्तु को आप दूसरे वस्तु में चेंज कर देते हैं और फिर से आप इसको प्राप्त कर लेते हैं, फिर से पहले जैसा वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। समझ गए होंगे? जैसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा? भौतिक परिवर्तन का हमारा उदाहरण गुब्बारा का फुलाना। गुब्बारा को फुला दीजिए, उसमें से हवा निकाल दीजिए, फिर फुला दीजिए, तो फिर से हम उसको क्या कर रहे हैं? उसके पूर्ववर्ती रूप में ला दे रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया? हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे, जंग लगने से संबंधित आप देख लीजिए। इसको आप जस्तीकरण या यसद लेपन भी बोल सकते हैं। लोहे में जंग से बचाने के लिए आप जस्ता का परत उस पर चढ़ा दीजिए, और इस प्रक्रिया को जस्तीकरण या यसद लेपन कहा जाता है। और जस्तीकरण या लोहे में जंग लगता है क्यों? तो लोहा को आप स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन में छोड़ दीजिएगा, तो नमी, जो प्रकृति में नमी होता है, वायुमंडल में नमी होता है, उसको अवशोषण करके वो अभिक्रिया बना देता है, रासायनिक अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना देता है, जिससे वो उसका जंग लग जाता है और उसका क्षय होता है। ठीक है। रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? तो जस्ता और क्रोमियम या पेंट या ग्रीस की परत लगाया जाता है। यसद लेपन भी उसको बोल सकते हैं। या स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? ऐसे देखिए, स्टेनलेस स्टील का उपयोग हम लोग जंग नहीं लगने वाले तौर पे बनाया जाता है। तो ये बनाने के लिए मेन मकसद था, जैसे हम लोग खाना पकाने के लिए बर्तन का उपयोग करते हैं, तो ज़्यादा स्टील का बनाने लगे, इसलिए क्योंकि हम लोग मुक्त रूप से उसको छोड़ेंगे तो भी उसमें जंग नहीं लगेगा। तो ये स्टेनलेस स्टील किस किस धातु को मिला करके बनाया जाता है? तो आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज को मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। थोड़ा सा एक टॉपिक था रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन। ये समुद्री जल से नमक बनाने का एक प्रोसेस है। समुद्री जल से नमक बनाने का प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल में आता है। भौतिक परिवर्तन आपको समझा ही दिए। पदार्थ की आकृति, आकार, रंग व अवस्था में इसमें परिवर्तन होता है, उसके मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है। यही आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाता है। यही है कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी। ये आप पढ़ सकते हैं, जॉन हॉलमाउंट की खोज जो किया था। ये हम डाल दिए हैं PDF में, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको ज़्यादा उपयोगी जो था वो हम बता दिए। अब हम लोग छठा चैप्टर में आते हैं, पौधों में पोषण। जंतुओं में पोषण हम लोग देख लिए दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में। छठा चैप्टर हम लोग पौधों में पोषण से संबंधित है। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग आते हैं अपने नोट्स पे। पौधे में पोषण जो है
तो पौधे में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, ये सब पोषक तत्व है। पोषक तत्व कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। पोषक तत्व जीवों के विकास और वृद्धि के लिए उपयोगी है, वो मानव हो या पौधे हो, दोनों के लिए। जीव सजीवों के विकास और वृद्धि के लिए उपयोगी तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। आप इसका एग्जाम्पल भी, डिफिनेशन भी इसको बोल सकते हैं। ये सजीवों के वृद्धि तथा विकास में उपयोगी पदार्थ पोषक तत्व कहलाता है। तो ऐसा डिफिनेशन तो आपसे पूछेगा नहीं, तो आपसे पूछेगा क्या? आपसे पूछेगा पोषक तत्व निम्न में से कौन कौन है। तो ए अगर ऑप्शन में अगर आपको चारों मिल जाएगा तो बोल दीजिएगा, आप टिक मार दीजिएगा ई उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। पोषण के प्रकार आइए, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण पेड़ पौधों के द्वारा और शैवाल के द्वारा होता है। परपोषण जानवरों, मनुष्यों और अमर बेल लता के द्वारा होता है। ये हम लिख दिए हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और एक मृत जीवी पोषण भी वो आपको देखने को मिलेगा, लास्ट में हम नीचे बताएंगे। थोड़ा सा आप देख लीजिए यहीं पे। मृत जीवी जो होते हैं, गोबर में छत्ता जो होता है या कुकुर मुत्ता होता है या फिर उसको क्या बोला जाता है, मशरूम, ये सब आपको मृत जीवी पोषण के प्रकार ये करते हैं। इसमें कौन होता है? तो नमी और उष्णता ग्रहण करके कवक और फंगई क्या करते हैं? इसमें पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो भी उपयोगी था उसको हम लिख दिए थे। अब आइए प्रकाश संश्लेषण इसमें दिया हुआ है, इसके बारे में जानें। प्रकाश संश्लेषण की विधि से हम लोग का ऑक्सीजन का संतुलन वातावरण में बना हुआ रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के उपयोगी तत्व कौन कौन से हैं? तो सूर्य के प्रकाश है, जल है, खनिज लवण है, CO2 है, हरित लवक है। तो जल का स्थानांतरण जाइलम कोशिका द्वारा होता है। खनिज लवण का स्थानांतरण फ्लोएम, खनिज लवण को फल से फ्लोएम को याद रखिए। भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक करेगा। और जल का ज से जल, ज से जाइलम, जाइलम का स्थानांतरण जाइलम करेगा, जल का स्थानांतरण जाइलम करेगा। ठीक है। और हरित लवक में Mg नाम का धातु पाया जाता है। ये भी आप क्वेश्चन पूछिएगा, ये हमसे एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। वो एग्जाम था CDS का एग्जाम था, इसलिए हम यहाँ पे डाल दिए। बुक में तो था नहीं लेकिन हम डाल दिए हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है इसलिए यहाँ पे डाल दिए। हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। और CO2 वातावरण से ग्रहण करता है। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। और ये स्वपोषण का एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है। एक प्रकार का पेड़ है जिसका नाम बिल्लो है, बिल्लो पेड़। इसी पेड़ के फर्नीचर से क्रिकेट बैट बनाया जाता है। पूछेगा आपसे क्रिकेट बैट के लिए किस पेड़ का लकड़ी का यूज किया जाता है? तो बिल्लो लकड़ी का। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मुख्य स्रोत सूर्य है। हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। स्टार्च का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। कीटभक्षी पौधा जैसे वीनस फ्लाई, ट्रेप और सनड्यू, ये आपको चैप्टर में दिया हुआ था इसलिए हम लिख दिए। कीटभक्षी पौधा है जिसको हम परपोषी पौधा भी बोलेंगे। परपोषी के सब एग्जाम्पल हो जाते हैं। सारे पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं, जैसे अमरबेल, सारे पौधे आपके स्वपोषी नहीं होते हैं। जैसे आपको क्या हो गया? कीटभक्षी पौधे हो गए, अमरबेल का जो लता हो गया, ये सब आपको स्वपोषी के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए इसका नाम दिया हुआ था तो हम लिख दिए। तो ये वीनस फ्लाई, ट्रैप या सनड्यू, ये सब क्या करते हैं? अपने आसपास जो कीड़े मकोड़े आते हैं तो उनको ये क्या कर देते हैं? अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, उसी से उनका पोषण मिलता है, पोषण होता है। कवक से होने वाली बीमारियां कुछ थे दिए हुए, उसको हम लोग शामिल कर लिए हैं। वो कौन कौन से हैं? खुजली, दिनाय और सिहुली, ये सब है कवक से होने वाली बीमारी है। और पादपों में आलू में झुलासा रोग, धान की पत्ती की चित्तीदार होना, मशरूम, ये सब क्या होता है? पौधों में होने वाली रोग हैं। आलू में झुलसा रोग किस वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। धान की पत्ती चित्तीदार क्यों होता है? तो
तो कवक की वजह से होता है। और मशरूम उपयोगी कवक, तो मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का उपयोगी कवक है जिसका यूज हम लोग खाने के तौर पे किया करते हैं क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है। विषमपोषी में आ जाएंगे तो परजीवी और मृतोपजीवी, जो मृत हुए चीज़ों पर या सड़े गले चीज़ों पे आश्रित हो, जैसे गोबर, छत्ता और कुकुरमुत्ता, हम आपको बताए ही थे। सहजीवी संबंध में लाइकेन को सहजीवी संबंध में रखा गया है क्योंकि ये क्या करते हैं? खुद से भी करते हैं, स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। जैसे कवक और शैवाल, ये इसको क्या बोला जाता है? सहजीवी संबंध में बोला जाता है। जैसे कवक से जल, पोषक तत्व और स्थान का करता है चयन, और शैवाल क्लोरोफिल लाता है जिसके वजह से लाइकेन का सहजीवी संबंध स्थापित होता है। पूछेगा एक प्रकार से कि लाइकेन बना होता है किससे है? तो कवक और शैवाल से। भी आपको सिंपल क्वेश्चन इससे पूछेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था, ये तो बुक में नहीं दिया हुआ था लेकिन हम इसमें समाहित कर दिए हैं कि अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला नामक शैवाल अपने अंतरिक्ष जो यान होता है उसके केबिन में उगाते हैं जिससे उनको पोषण तथा ऑक्सीजन की प्राप्ति होता है अंतरिक्ष में, क्योंकि अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो वहाँ कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं, बट वो अपने क्या है कि केबिन में भी एक शैवाल होता है जिसका नाम क्लोरेला है, उसको उगा लेते हैं जिससे उनको ऑक्सीजन भी मिलता है और उसको खाते हैं तो उनको प्रोटीन भी मिलता है। मिट्टी के पोषक तत्व तो कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दलहनी पौधे के जड़ों में राइबोजियम जीवाणु इसे नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी में इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, क्योंकि पौधे जो हैं पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं अवशोषित करते, नाइट्रोजन के अवयव को अवशोषित करते हैं। उसका अवयव का नाम नाइट्रेट है, और नाइट्रेट में बदलने की क्रिया दलहनी पौधों के जड़ में पाए जाने वाले एक जीवाणु राइजोबियम होते हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। एक है जगदीश चंद्र बसु के बारे में दिया गया था, तो ये बंगाल के रहने वाले थे। इन्होंने केस्कोग्राफ का विकास किया था जो वनस्पति के स्वभाव के अध्ययन करता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आप याद रखिए, इसमें दिया हुआ नहीं था कि वृक्षों का या पेड़ पौधों का वृक्षों का आयु की गणना कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? तो उसकी गणना किया जाता है वृक्षों के जो तने हैं उसमें वलयों की संख्या गिन करके। क्या है? वलयों की संख्या गिन करके वृक्षों की आयु की गणना की जाती है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, हम बता दिए। चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, ये सब तो हम बता ही दिए हैं। आपका चैप्टर नेक्स्ट 7वां चैप्टर होगा। देख रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जा रहा है, आप लोग को बोरिंग भी होने लगेगा क्योंकि ज़्यादा एक सुर में आप लोग देख नहीं पाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। 7 चैप्टर तो क्लियर हो गया, टोटल इसमें 13 चैप्टर हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट इसका पार्ट 2 हम बना करके नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। आपको जब तक देखिएगा तब तक हम कल इसका सेकेंड पार्ट डाल देंगे। इसमें टोटल 13 चैप्टर तक 7 चैप्टर से तक हो गया। 7वां चैप्टर से लेकर के 13वां चैप्टर तक हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में बना करके डाल देंगे। चलिए अभी यहीं पे इस वीडियो को एंड किया जाता है। और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।